स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 11th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 4th से है एंड द चैप्टर 4th इज मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन इस चैप्टर में आज हमारा सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम स्केलर्स और वेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। स्केलर्स क्या होता है, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर्स वो जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो इस चैप्टर को जब हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं तो उसके लिए हमें जो वेक्टर्स है उसका डीपली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेक्टर्स पर बेस्ड है, और इसके डीपली नॉलेज में हमारे पास जो इसका फर्स्ट स्टेप है दैट इज इम्पोर्टेंट टर्म्स। इम्पोर्टेंट टर्म्स में हम आज यहाँ पर जो भी वेक्टर्स है उनकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे। काइंड्स में हमारे पास सबसे पहले आता है कॉलिनियर वेक्टर्स। कॉलिनियर वेक्टर्स में हम पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट होता है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, और उसके साथ साथ को इनिशियल वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर एंड लास्ट जीरो वेक्टर। इन सभी काइंड्स को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि ये इस चैप्टर का बेसिक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेंगे किसका, कॉलिनियर वेक्टर का। तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो किसका आता है, कॉलिनियर वेक्टर्स। कॉलिनियर वेक्टर्स नेम से तो बहुत अच्छे से आपको पता चल रहा है इसका मतलब क्या है। कॉलिनियर यानी कि सेम लाइन होनी चाहिए। अगर हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं वो सेम लाइन में हो, ओके, या फिर हम ये कह सके कि वो पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग अलाइंड है, या फिर एंटी पैरेलल है, यानी कि जब पैरेलल लाइंस के अलोंग वो अलाइंड होते हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, थीटा होता है हमारे पास 0 डिग्री, ओके। और जब एंटी पैरेलल होते हैं तो हमारे पास थीटा कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन जो है वो वेक्टर सेटिस्फाई करते हैं तो हम उन्हें कहेंगे कॉलिनियर वेक्टर्स। लाइक आपके पास इनके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ये देखिए। ये अगर आप इस वेक्टर को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, और एक ये लीजिए, ये वेक्टर है बी, ये दोनों सेम लाइन में है, ओके। या फिर आप इनको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ से ये तो आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास क्या है, बी वेक्टर है, मतलब सेम लाइन में है ना ये। तो आप यहाँ पर बताएंगे इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। या फिर आपके पास इस तरह का भी केस हो सकता है कि ये लीजिए, ये वेक्टर्स इस तरीके से हैं, तो ये भी कैसे है, आपके पास पैरेलल है, ओके, पैरेलल लाइंस में है। यहाँ पर आपके पास ये सेम लाइन में थे और यहाँ कैसे है, पैरेलल लाइंस में है। जब पैरेलल लाइंस में है तभी हमारे पास कॉन्सेप्ट तो यही होता है क्या, द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। बट यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि ये कैसे है, पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग है। तो जब ये पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग अलाइंड होते हैं तो हम इन्हें यहाँ पर कहते हैं पैरेलल वेक्टर। ये हमारे पास कॉलिनियर वेक्टर्स का एक एग्जाम्पल होता है। ये क्या है, पैरेलल वेक्टर। जरूरी नहीं है कि इनकी जो शेप है वो इसी तरीके से हो, आपकी जो शेप है वो लाइक इस तरीके से भी हो सकती है पैरेलल वेक्टर्स की, मतलब ये इस डायरेक्शन में है, या फिर ले लीजिए कि ये इस डायरेक्शन में है। कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि जो भी हमारे पास वेक्टर्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, यहाँ पे पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग अलाइंड होने चाहिए। तो हम उन्हें कहेंगे यहाँ पे पैरेलल वेक्टर। और अगर ये एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल मतलब कि एक वेक्टर तो इस तरफ फेस कर रहा है और एक वेक्टर लीजिए इस तरफ फेस कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई है, अपोजिट हो गई है ना। या फिर आप इनको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि लीजिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है। तो कॉन्सेप्ट तो बेसिकली यही हुआ ना क्या, कि ये जो है आपके पास कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस टाइप के जो भी हमारे पास वेक्टर्स होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट में हमारे पास 2 टाइप के वेक्टर मिल जाते हैं, किसमें, कॉलिनियर वेक्टर में। और जैसे ये सेम लाइन में अलाइन होते हैं, ऐसे अगर हम पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट देखें और एंटी पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट देखें तो ये आपके पास पैरेलल के अंडर में भी आते हैं,
या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये लीजिए, ये ए वेक्टर तो आपका इस डायरेक्शन में है और ये बी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है। तो क्या हुआ, तो देखो अब यहाँ पर ये सेम लाइन में तो है, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट है। तो इनके जो बीच में जो एंगल बना हुआ है वो कितना है, 180 डिग्री है। दैट मीन्स दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म कंप्लीट होती है किसकी, कॉलिनियर वेक्टर्स की। जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी और जो पीडीएफ है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, कॉलिनियर वेक्टर के बाद अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लेते हैं किसका, इक्वल वेक्टर्स का। तो सेकेंड टाइप हमारे पास आता है इक्वल वेक्टर्स। आप इसको इक्वल वेक्टर्स भी कह सकते हैं या फिर आप इन्हें इक्वलेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इस टॉपिक को, यानी कि ये जो टर्म है आपके पास इक्वलेंट वेक्टर्स की, यहाँ पर हम इसे इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर आपसे इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो तो कॉन्सेप्ट बस यही है इक्वल वेक्टर्स का। इक्वल वेक्टर्स में हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड, ओके, और उनकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी और उनकी डायरेक्शन भी अगर दोनों ही सेम होती हैं तो इस टाइप के वेक्टर को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं, यानी कि इक्वलेंट। मैग्नीट्यूड सेम है और जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो क्या होती है, जिस लाइन के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो उस लाइन की लेंथ होती है। तो जितने भी हम अगर इस तरीके से वेक्टर्स ले रहे हैं, ये लीजिए, ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, तो ये जो दोनों वेक्टर है यहाँ पर देखो सेम डायरेक्शन में है और उसके अलावा इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कैसा है, सेम है। तो इस कंडीशन में हम इन वेक्टर्स को क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। और अगर इक्वल वेक्टर्स कहेंगे तो आप इन्हें इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, बिकॉज डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर सपोज कीजिए हम इसे मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, इन दैट सिचुएशन वी विल राइट इट ए कैप, बी कैप, वेयर ए एंड बी जो जनरली आपके पास लिखे गए हैं सिंपल लेटर्स में वो तो मैग्नीट्यूड है, और ये जो ए कैप है और या फिर ये बी कैप है ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है। तो जब आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिस्कस करना है, व्हेन मैग्नीट्यूड इज सेम, तो आप कैसे लिखेंगे, उस कंडीशन में आप लिखेंगे a इज इक्वल टू बी, या फिर जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। सो मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b। और जब आप डायरेक्शन की बात करते हो, व्हेन डायरेक्शन इज सेम, डायरेक्शन आप इसके थ्रू डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपको बताया था ना मैंने मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर में, वहां पे क्या किया था, ए वेक्टर था और ए वेक्टर के साइड में हमने इस तरीके से लिखा था कि ए एन कैप, और हमने बताया था कि एन कैप क्या है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली यहाँ पर ए कैप जो है वो ए की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कैप जो है वो बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो व्हेन डायरेक्शन इज सेम देन वी कैन राइट ए कैप इज इक्वल टू बी कैप। जरूरी नहीं है कि इस टाइप का जो वेक्टर होगा हमारे पास, मतलब इस डायरेक्शन में अलाइन होंगे वही आपके पास इक्वल वेक्टर्स होंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी। तो अगर आप एग्जांपल्स की बात करते हैं तो उसमें आपके पास इस तरीके से भी हो सकते हैं, ओके, या फिर लीजिए ये ऐसे भी हो गया। नेक्स्ट ये लीजिए और लीजिए, कॉन्सेप्ट है ना कि लेंथ भी, जो भी आपके पास यहाँ पे लाइन है उसकी लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी एक ही तरफ होनी चाहिए। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, ये आपके पास कॉलिनियर वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर अनइक्वल वेक्टर को। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारे पास अनइक्वल वेक्टर्स का। तो अनइक्वल वेक्टर में क्या होगा, देखो इक्वल वेक्टर में जो होता है वो अनइक्वल में नहीं होगा। तो इक्वल में आपके पास क्या था, मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन जो है वो कैसी थी, सेम थी, तो आपका वेक्टर इक्वल था। बट जब आप अनइक्वल की बात करते हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्या इधर मैग्नीट्यूड या तो आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है,
या फिर आप बात करते हो डायरेक्शन की, सो यू कैन से दैट इफ इधर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी कि या तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन या फिर दोनों ही ले लो, और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर डिफरेंट। अगर इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन आपके पास होती है तो वो आपके पास अनइक्वल वेक्टर की होती है। ओके, तो सबसे पहले ना यहाँ पर एक काम करते हैं, हम मैग्नीट्यूड का केस लेते हैं। मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ओके, डायरेक्शन सेम है इस समय, तो आपके पास जो वेक्टर्स है वो इस तरह के एग्जाम्पल के होंगे, लाइक दिस ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। इनकी लेंथ देखिए अलग अलग है ना दोनों की, so these are not equal vectors, so we can represent them like this, okay। या फिर आप यहाँ पर केस लीजिए सेकंड पॉइंट, क्या कि अब आपके पास जो डायरेक्शन है इनकी क्या है, वो डिफरेंट है। डायरेक्शन डिफरेंट है बेटा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं है इस समय। तो आपके पास इस तरह का वेक्टर अगर होता है तो ये किस में आता है, अनइक्वल में। ये आपके पास ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, या फिर हम ऐसे बना सकते हैं, ओके, या फिर आप लीजिए इस तरीके से ले लीजिए, मतलब कोई भी सिचुएशन, बस आपका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में आपके वेक्टर्स कैसे हो जाते हैं, अनइक्वल हो जाते हैं। क्लियर हुआ। एंड थर्ड पॉइंट, जब आपके पास बोथ यानी कि दोनों ही वैल्यूज जो है वो कैसी हैं, डिफरेंट है, दोनों ही डिफरेंट है, दैट मीन्स लीजिए चलो ये आपने ली ए वेक्टर, ओके, और ये हमने लिया क्या, बी वेक्टर, और ये हमने डायरेक्शन भी चेंज कर दी और मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया। देखो आपके पास लेंथ अलग अलग है और डायरेक्शन ए उस तरफ फेस कर रहा है, बी इस तरफ फेस कर रहा है। सो इस टाइप का जो आपके पास एग्जाम्पल होता है वो किसका होता है, अनइक्वल वेक्टर का होता है। सो वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। अब आपने यहाँ पर ना एक तरीके से पूरा समअप करके तो ये मेंशन कर दिया है, लेकिन आप यहाँ पर ये कह सकते हो साथ साथ में क्या, कि यहाँ पे आपने क्या देखा था, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट डायरेक्शन तो सेम है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, दैट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी बट डायरेक्शन इज सेम। सो ए कैप इज इक्वल टू बी कैप हेयर। क्लियर हुआ। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन यानी कि आप जो कैप के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो ना वो डिफरेंट है। सो जनरली आपका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है यहाँ पे, बट ए कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप। तो इनमें से कोई भी सिचुएशन होगी तो वेक्टर की वैल्यू तो चेंज होनी ही होनी है। और यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, यहाँ आप कह रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड ए कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप, दैट मीन्स डायरेक्शन भी डिफरेंट और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट। तो ये आपके पास क्या हो गया, अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है यूनिट वेक्टर का। और यूनिट वेक्टर जो है वो इस चैप्टर की जान है। यस, जान बोलते हैं ना जैसे, इस चैप्टर की जान है, तो अच्छे से समझिए इसे। ओके, तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है, बेसिकली अगर हमें किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेना है, ओके, जैसे मान लीजिए मुझे ना यहाँ पे कोई ए वेक्टर है और इसका मुझे यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है वो लेना है, तो वहां पर मेरे पास कंडीशन होती है कि जो भी हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है, ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर, कि कोई भी वेक्टर किसी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर तब होगा जब इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, कि जब इसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो, यूनिटी हो, यानी कि 1 हो। बट अब मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बचा, डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जो भी गिवन वेक्टर है ना उसी की अलोंग डायरेक्शन होनी चाहिए। सो मैग्नीट्यूड के लिए तो आपने कॉन्सेप्ट लिख दिया है, एंड डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन और पैरेलल टू द गिवन वेक्टर।
आपका एक वेक्टर यूनिट वेक्टर तब कहलाएगा किसी गिवन वेक्टर का, लाइक जैसे हमने क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तब कि जब इसका हम मैग्नीट्यूड तो क्या ले यूनिटी यानी कि 1, और साथ साथ में इसकी जो डायरेक्शन हो वो क्या हो, इस ए वेक्टर के यानी कि जो भी हमारे पास गिवन वेक्टर होता है उसी की डायरेक्शन में होनी चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं उसके पैरेलल भी होनी चाहिए। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमें यहाँ पर जो वेक्टर ए है इसका यूनिट वेक्टर जो है फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम ये कंडीशन ले लेते हैं कि ए वेक्टर हम लेकर चल रहे हैं, लेट ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हम क्या लेते हैं, ए ले लेते हैं। ओके, इसका मैग्नीट्यूड तो आपके पास ए ही होता है, और आप इसकी एक काम कीजिए डायरेक्शन भी ले लीजिए, एंड डायरेक्शन इज ए कैप। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें आप देखिए आप यहाँ पे रिप्रेजेंट किसको करेंगे, यूनिट वेक्टर को। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेक्टर ए, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये क्या इसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम ना इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसकी डायरेक्शन आपके पास ये होगी वेक्टर ए अपॉन ए, यानी कि जो भी हमारे पास वेक्टर होता है हम उसका वेक्टर लिखेंगे एज इट इज, और यहाँ पर क्या करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ओके, मैग्नीट्यूड यानी कि जो भी उसकी वैल्यू है। तो एक तरीके से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ये तो कैलकुलेट कर लिया है। आप यहाँ पर कहेंगे कि ए कैप ये क्या है, इट कैन बी रीड एज ए कैप। आप इसको ए कैप के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ए हैट। ओके, हैट, या फिर आप यहाँ पर ले सकते हैं ए कैरेट, ये इसके नेम है किसके, ए कैप के। तो बच्चा आपने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो भी फिलहाल डिस्कस कर लिया है कि यूनिट वेक्टर आपको कैसे कैलकुलेट करना है। बट अभी हमने क्या कहा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, 1 होता है। तो हम इन यूनिट वेक्टर्स को कैसे कैलकुलेट करें, तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राफ का यूज करते हैं। तो ग्राफ में हमारे पास बेसिकली कितने एक्सिस होते हैं, आप जो जनरली यूज करते हैं एक्स और वाई एक्सिस को यूज करते आ रहे हैं अब तक, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आपको थोड़ा सा एलेबरेट करके देखना है सब कुछ। तो आज हम बात करेंगे 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ साथ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी, और वहां पर इन दोनों में मैं आपके जो यूनिट वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूंगी। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 डायमेंशनल को लेकर चलती हूँ। ओके, 2 डायमेंशनल, इसमें आपके पास जो एक्सिस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये होता है आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, सिमिलरली दिस इज वाई एक्सिस, और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई वेक्टर है यहाँ पे और वो किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो हमें क्या करना है, उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेना है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, आपके पास 1 होना चाहिए। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है यहां से यहां तक, हम उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर हम वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे तो जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, वेयर आप यहां पर मेंशन करेंगे आई कैप डिनोट्स the direction of x-axis, j cap denotes the direction of y-axis। क्लियर? अगर आपको नेगेटिव साइड में भी जाना है तो हम नेगेटिव साइड में यूनिट वेक्टर लेते हैं। ये हमने लिया यहाँ पर इस साइड में ये नेगेटिव आई कैप, और जो हम इस साइड में लेंगे ये हमारे पास नेगेटिव जे कैप। तो ये हमने 2 डायमेंशनली में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में यूनिट वेक्टर्स हम कैसे लेंगे, उसके लिए हमें 3 एक्सिस चाहिए। ओके, 3 एक्सिस में हमारे पास इस तरह की शेप होती है। ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये होता है वाई, और ये होता है हमारे पास जेड। जो हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लेते हैं उसे यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपके पास एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो ये आपके पास आई कैप है। क्लियर? और जो आपकी वाई एक्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे तो
उसके लिए आप यहाँ पर यूनिट वेक्टर ये लेते हैं, ये लीजिए, ये आपका वाई एक्सिस के लिए, और ये आप जे कैप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट आपके पास कौन सा बचा, जेड एक्सिस। यहां हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर के कैप, ओके। तो आपके पास यहाँ पर 3 एक्सिस आ चुके हैं, और ये जो यहाँ पर ये पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। सो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आई कैप ये क्या करता है, डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जे कैप ये किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को। एंड लास्ट के कैप ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। तो आप यहां पर मेंशन करेंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे आपका जो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। फिर यूनिट वेक्टर के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो किसका है, फिक्स्ड वेक्टर का। फिक्स्ड वेक्टर जैसा कि आपको नेम से ही क्लियर है कि फिक्स्ड वेक्टर में क्या होता है, फिक्स होता है ना। क्या फिक्स होता है, कोई ना कोई चीज तो फिक्स होगी। तो बेसिकली जहां से आपका वेक्टर जो है स्टार्ट करता है वही पॉइंट क्या होता है, इसमें फिक्स होता है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो भी आपका वेक्टर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज द इनिशियल पॉइंट, आप इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट के साथ साथ आप इसको बोलते हैं टेल। तो जो भी आपके वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है या टेल है वो कैसा होता है, यहाँ पे फिक्स होता है। ओके, कैसे होता है, लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल लीजिए। सपोज कीजिए कि ये आपके पास क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। अब इस ओरिजिन से एक डायरेक्शन में एक पार्टिकल मूव करता है और वो ना धीरे, सबसे पहले तो ए पोजीशन पे आता है, नेक्स्ट वो आपके पास बी पोजीशन पे आता है, फिर सी पे आता है, और उसके बाद वो आपके पास आता है डी पोजीशन पे। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप ये बताइए कि ये जो आपके पास यहाँ पे जो पार्टिकल है मूवमेंट कर रहा है, उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, डिस्प्लेसमेंट अगर वो आपके पास यहाँ ए पॉइंट पर आया है तो आप कौन सी डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ओ से ए तक की। क्लियर, ओ ए एट ए पॉइंट। ओके, अगर आप बी पॉइंट पर उसकी डिस्प्लेसमेंट चेक करना चाहेंगे बी पॉइंट पर, तो इट मीन्स वो इनिशियल पॉइंट तो ये है, यहां से यहां तक आ गया है, तो आपके पास ओ बी आपके पास आ जाती है बी पॉइंट पर उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो इट मीन्स अगर आप मान लीजिए डी पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे तो डी पॉइंट पे आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, दैट विल बी ओ डी। सो ओ जो पॉइंट है, ओरिजिन जो है, वो ऑलवेज आपने कंसीडर किया है, आपने उसको मिस तो नहीं किया ना। तो जब आप इस ओरिजिन को यानी कि इनिशियल पॉइंट को ऑलवेज कंसीडर करोगे, मिस नहीं करोगे, दैट मीन्स इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो कैसा हो गया, फिक्स हो गया। सो आप ये कह सकते हो एग्जाम्पल में क्या, कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आपका किसका एग्जाम्पल है, फिक्स्ड वेक्टर का। क्लियर हुआ, फिक्स्ड वेक्टर का। आप इसे फिक्स्ड वेक्टर भी कह सकते हैं, या फिर अदर नेम है इसके लिए क्या, लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो गया। क्लियर। अब अगर मान लीजिए इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं हुआ, तो यानी कि वो चेंज हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो हमारा वेक्टर है वो फिक्स्ड वेक्टर नहीं होगा। फिक्स्ड वेक्टर की जगह हम उसको क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर। ओके, फ्री वेक्टर यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट जो है यानी कि टेल इज नॉट फिक्स्ड हियर। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है मैं यहीं पे आपको कंसीडर कर देती हूँ एक पॉइंट, क्या कि अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, तो क्या आप ओरिजिन को देखोगे, नहीं ना। आप क्या देखोगे, आपसे ए पॉइंट पर वेलोसिटी पूछी गई है, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी गई है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो आप सिर्फ ए पॉइंट पर वेलोसिटी को चेक करोगे और बताओगे कि जी इस पॉइंट पर आपकी जो वेलोसिटी है ना वो कितनी है, वी ए। ओके, लाइक अगर मैं सी पर आपकी वेलोसिटी पूछ रही हूँ तो आप मुझे क्या बताओगे, वी सी।
क्या ये जो वेलोसिटीज है इनका कोई कनेक्शन है यहाँ पे ओरिजिन से? नहीं है ना। आप हर बार क्या देख रहे हो, ए पर देख रहे हो तो आप ए को ले रहे हो, अगर आप सी पर वेलोसिटी चेक कर रहे हो तो आप सी पॉइंट को ले रहे हो। दैट मीन्स आपका जो यहाँ पे ओरिजिन है, यानी कि जो आपका इनिशियल पॉइंट या फिर हम कहें टेल, दैट इज नॉट फिक्स्ड हियर। सो वेलोसिटी वेक्टर इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री वेक्टर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, समझ में आया ना। अगर इनिशियल पॉइंट फिक्स है तब तो आपका वेक्टर होगा फिक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और अगर ये फिक्स नहीं है तो आपका जो वेक्टर होगा दैट इज फ्री वेक्टर, और इसका एग्जांपल होगा वेलोसिटी वेक्टर। यहाँ पर आप इस वेक्टर को लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं, तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब फ्री वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो किसका होता है? नेगेटिव वेक्टर का। नेगेटिव वेक्टर में हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है क्या कि आपका जो भी वेक्टर होता है हमें अगर चेक करना है कि उसका नेगेटिव वेक्टर क्या है, तो इसमें मैग्नीट्यूड जो होता है वो तो कैसा होता है? सेम होता है, ओके। बट डायरेक्शन कैसी हो जाती है? चेंज होती है, या फिर आप कह सकते हो अपोजिट होती है। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई वेक्टर है तो आप उसे बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि आप सपोज कीजिए ये आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके लिए एक वेक्टर जो है ये ले लेते हैं और इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं किससे? वेक्टर बी से। तो इन दोनों की जो लेंथ है हमारे पास वो कैसी है? सेम है, यानी कि आपकी मैग्नीट्यूड तो सेम है बट आपकी डायरेक्शन सेम नहीं है। सो आप ये कहेंगे कि वेक्टर बी जो है ना वो वेक्टर ए का क्या है? नेगेटिव वेक्टर है। और अगर नेगेटिव वेक्टर है तो हम उसे माइनस के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों आपको जहां पे भी नेगेटिव साइन मिले वेक्टर के केस में तो आप ये समझ लीजिएगा क्या कि यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हो? डायरेक्शन की बात कर रहे हो। क्योंकि जो भी हम मैग्नीट्यूड लेते हैं यानी कि वैल्यू लेते हैं वो तो ऑलवेज कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। अब भी पॉजिटिव क्यों होती है? क्यों? आप तो इस लाइन की लेंथ ले रहे हो ना, और लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। सो मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बट डायरेक्शन में अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो इट मीन्स ये जो वेक्टर्स हैं आपके पास ये कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में है। और अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे वेक्टर बी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ये इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो ए और बी हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स हो जाते हैं। नेगेटिव वेक्टर के बाद अब हम एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं। चलिए वो क्या कि मान लीजिए ये जो है टेल है, ओके। टेल मतलब इनिशियल पॉइंट, और यहाँ से हमारे पास वेक्टर्स जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। लीजिए ये हमारा एक वेक्टर यहाँ पे हो गया, ओके। एक वेक्टर ऐसे हो गया, तो एक वेक्टर ये हो गया। अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ए से, इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर बी से, और इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? वेक्टर सी से। तो ये जितने भी हमारे पास वेक्टर हैं इन सबका जो टेल है वो कैसा है? यूनिक, सिंगल वन, ओनली वन। तो इट मीन्स जब हमारे पास इनिशियल पॉइंट, ओके, टेल ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स इज यूनिक, देन उस टाइप के वेक्टर को हम यहाँ पर बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। ये आपका को इनिशियल वेक्टर का एग्जाम्पल है, ओके। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो क्या कि टेल इज यूनिक फॉर सच वेक्टर्स। इस टाइप के जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनके लिए टेल कैसी होती है? यूनिक होती है, यानी कि एक ही होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए टेल यूनिक ना हो तो चलो टेल यूनिक नहीं है, देखते हैं। ओके, टेल यूनिक नहीं है मतलब वेक्टर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। लाइक ये ऐसे आ रहा है और ये एक वेक्टर लीजिए, ये हमने कह दिया ये ऐसे आ रहा है, ओके। एक आपके पास ऐसे आ रहा है, इनका नेम दे देते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। अब इनकी टेल तो फिक्स नहीं है, बट ये जो पॉइंट है जहां पर ये सब एक साथ आ रहे हैं ये इनका क्या है? हेड है, यानी कि इनका फाइनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, ओके। तो इस टाइप के वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कोटर्मिनस वेक्टर बोलते हैं। सो कोटर्मिनस वेक्टर्स हमारे पास क्या हो जाते हैं? जिनका हेड क्या होता है? सेम होता है।
अगर इनका हेड सेम होता है तो ये हमारे पास कोटर्मिनस वेक्टर होते हैं, और अगर बहुत सारे वेक्टर्स का टेल पॉइंट जो है आपके पास सेम होता है यानी कि यूनिक होता है, तो ये हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल लेते हैं कोप्लेनर वेक्टर का। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर, देखो को इनिशियल था तो आपने बोला कि इनिशियल पॉइंट सेम, ओके। को टर्मिनस था तो आपने बोला टर्मिनल पॉइंट सेम। अब हम बात कर रहे हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर यानी कि प्लेन सेम। प्लेन कैसे सेम होगा, तो चलिए यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ये एक्स वाई आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस एक्सिस में जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। तो इट मीन्स लाइक मान लीजिए कि ये आपके पास एक वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है। आप इसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे वेक्टर ए से, या फिर ले लीजिए कोई और वेक्टर ले लीजिए, ये ले लीजिए, आपने ये ले लिया है वेक्टर बी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इन सबको देखो तो यहाँ पे इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप दो ही तरह के तो देंगे, क्या, एक्स और वाई देंगे। तो वो आपके पास यहाँ पे क्या क्या हो जाते हैं, लीजिए एक ये ले लिया हमने डी वेक्टर, या फिर एक ये ले लिया ई वेक्टर। तो जितने भी वेक्टर्स हैं ये सारे एक्स वाई एक्सिस के अंदर है, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। सो वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम प्लेन। तो यहाँ पे हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर जो है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग आपके पास यहाँ पर टॉपिक है, आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है। जीरो वेक्टर इट मीन्स जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, जीरो है। अब बच्चे अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो क्या ये किसी लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब क्या लाइन की लेंथ होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसकी तो लाइन की लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है। सो आप ये कह सकते हो कि जो हमारे पास एक पॉइंट होता है ना, पॉइंट, वो आपका क्या होता है, जीरो वेक्टर का एग्जांपल होता है। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे मैग्नीट्यूड तो जीरो है, लेकिन क्या आप इसकी डायरेक्शन बताएंगे कि जो भी आपने बोला कि एक डॉट है, पॉइंट है, उसकी डायरेक्शन हो सकती है, कोई नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज अननोन। अननोन क्यों, बिकॉज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम। जहां पर शुरू होता है ना वहीं फिनिश हो जाता है। तो इस टाइप का हमारे पास जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाता है, जीरो वेक्टर होता है। एग्जाम्पल में हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए क्या, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या, जैसे कि अभी मैंने बात की डॉट की। तो डॉट क्या होता है, लाइक ये मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस है। तो इस एक्स वाई एक्सिस में ये जो आपके पास होता है, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हमारे लिए क्या होता है, ओरिजिन होता है। और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, एक्स पर भी जीरो और वाई पर भी जीरो। सो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं क्या, कि जो भी हमारे पास ओरिजिन होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, वो हमारे पास एक एग्जांपल होता है किसका, जीरो वेक्टर का, ओके। या फिर आप ले लीजिए सेकंड एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल। स्टेशनरी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं जी आप, ओके। डिस्प्लेसमेंट तो बोल रहे हैं बट किसकी, स्टेशनरी पार्टिकल की, मतलब जो खुद ही हिलेगा नहीं, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी, जीरो होगी। तो वो आपके पास किसका एग्जांपल हो जाता है, जीरो वेक्टर का। और क्या डिस्प्लेसमेंट कभी और किसी कंडीशन में जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि आप अगर मान लीजिए एक बॉल को थ्रो करें, ओके, आपने बॉल को थ्रो किया और वो जो बॉल है वो वापस आई, और वापस आकर जहां जिस पॉइंट से आपने थ्रो किया उसी पॉइंट पे आपने उस बॉल को कैच कर लिया। तो इस सिचुएशन में भी आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो वो भी आपका किसका एग्जाम्पल होता है, जीरो वेक्टर का। क्लियर, जीरो वेक्टर का हमारे पास कॉन्सेप्ट भी हो गया और हमने इसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए। और एग्जाम्पल्स के साथ साथ हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जीरो वेक्टर की। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, तो जिसमें हम सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं, ओके। तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई
वेक्टर है ए वेक्टर। अगर आप इसको जीरो वेक्टर के साथ ऐड कर रहे हो, ओके, व्हेन जीरो वेक्टर इज एडेड विद ए वेक्टर देन वी गेट द सेम वेक्टर। तो हमें जो भी आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेक्टर ए ही मिलेगा। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्लियर। और अगर मान लीजिए हम किसी वेक्टर में से जीरो को माइनस करते हैं, जीरो वेक्टर को माइनस करते हैं, तो भी हमें रिजल्ट क्या मिलता है, सेम वेक्टर ही मिलता है। ये हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी है। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि अगर आप मान लीजिए कि आप ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जीरो वेक्टर को किसी अदर नॉन जीरो जो है आपके पास नंबर, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। लाइक मेरे पास यहाँ पे नंबर है म्यू, मैं म्यू से जीरो वेक्टर को क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो जो मेरे पास रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, जीरो वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड जीरो। तो इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर भी क्या आएगा, जीरो वेक्टर मिलेगा, ओके। वेयर मैं यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं क्या कि म्यू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कोई भी नॉन जीरो नंबर है, ओके। और सिंस हमने यहाँ पर देखिए वेक्टर साइन नहीं अप्लाई किया है, सो आप ये कह सकते हैं नॉन जीरो स्केलर नंबर। ये हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि अगर जैसे अब तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया था, स्केलर ले लिया था। मान लीजिए हम यहाँ पर किसी वेक्टर ए को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, जीरो से, जहाँ पे जीरो हमारे पास वेक्टर नहीं है, सिर्फ हम उसे जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, यहाँ पे जीरो वेक्टर ही रिजल्ट आता है। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टीज है। तो इस तरीके से जो हमारे पास आज का कंटेंट था, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू वेक्टर्स, दैट मीन्स काइंड्स ऑफ वेक्टर्स, वो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी दी है। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि जिससे मैं अदर वीडियोस भी आपके लिए जल्दी से जल्दी ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।